हेलो दोस्तों, मेरा नाम है वैशाली शाह। आज मैं फिर आपके सामने हाजिर हो गई हूँ अपने सेकंड पार्ट को लेके। जो मैंने हम लोगों ने कल देखा था प्रोविडेंट फंड 1952 का फर्स्ट पार्ट। आज मैं उसका सेकंड पार्ट लेकर आई हूँ। जैसा कि देख सकते हैं, मैं एक एडवोकेट भी हूँ और एक लीगल एडवाइज़र भी। मैंने MBA HR से किया है, मैं LLB भी कर चुकी हूँ और मैंने इंग्लिश में MA किया है। मेरा ये ब्लॉग है amishali@blogspot.com। और अगर किसी ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर कीजिएगा ताकि सारी अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से। अब तक हम लोगों ने ये पढ़ा था EPF एक्ट क्या है। इसके साथ ही एम्प्लॉय पेंशन स्कीम जो कब लॉन्च हुआ था 1995 में। EPF एक्ट 1952 में आया था। ये EPF एक्ट है क्या, किसके अंडर आता है, इसमें क्या क्या स्कीम्स हैं, ये सारी चीज़ हम लोगों ने देखा था। इसके कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स देखे थे, जो क्या क्राइटेरिया है, किस क्राइटेरिया में ये कटते हैं, कितनी सीलिंग वेजेस होनी चाहिए, रिटायरिंग अलाउंस किसे कहते हैं, बेनिफिट्स देखा था हम लोगों ने। और बेनिफिट्स के साथ साथ हम लोगों ने ये भी देखा था कि PF में जमा करना पैसा कितना बेनिफिट होता है लोगों के लिए। ये पेंशन भी कम तब मिलेगा जब आप 10 इयर्स सर्विस देने के बाद भी आप 58 इयर्स की एज से कम होंगे तब। लेकिन अगर इन केस आप 60 इयर्स क्रॉस कर जाते हैं तो ये पेंशन की जो मंथली पेंशन जो आपको मिलेगा वो भी आपका बहुत ही अच्छा अमाउंट दिया जाएगा। चलिए इसके साथ और भी देखते हैं और क्या क्या बेनिफिट्स हैं। PF में अगर हम लोग पैसा जमा करते हैं तो किसी भी इमरजेंसी में किसी की शादी में कभी हाउस कंस्ट्रक्शन के लिए किसी भी तरह की जो इमरजेंसी हमारे साथ लाइफ में आ जाती है, तो उसके लिए हम लोग ये अच्छा खासा इसमें अमाउंट जमा हो जाता है जो कि आप इन्वेस्ट कर सकते हो अच्छे आप अपने लाइफ के प्लान अचीव करने में, अपने लाइफ के गोल को अचीव करने में। साथ ही अगर मान लीजिए आप कभी अपना एम्प्लॉयमेंट खो देते हैं तो लॉस ऑफ इनकम के तहत भी आपको इसमें पैसा दिया जाएगा। साथ ही लाइफ इंश्योरेंस, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, EDLI के तहत अगर आपकी डेथ हो जाती है एम्प्लॉयमेंट के दौरान तो PF के स्कीम के अनुसार आपको पैसा, आपके फैमिली मेम्बर्स को भी पैसा दिया जाएगा। और सबसे अच्छी बात इसकी ये है, इसमें एक यूनिवर्सल एक्सेस है, मतलब यूनिवर्सल अकाउंट नंबर होता है। मतलब आप कहीं भी रहेंगे, ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं भी रहेंगे, आप इसे एक्सेस कर सकते हैं। तो इतनी अच्छी बेनिफिट्स के तहत आप PF में ज़रूर पैसा। अब यहाँ तक तो हम लोग बेनिफिट्स समझ लिए कि PF में पैसा लगाने से क्या बेनिफिट्स मिलेगा। बट अब हम लोग को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि PF का जो कंट्रीब्यूशन होगा ये कैसे होता है। हम लोग ये जानते हैं एम्प्लॉय 12% लगाता है, एम्प्लॉयर 12% लगाता है, तो बस इसी से ही पैसा जमा हो जाता है। लेकिन ये जो एम्प्लॉयर 12% लगाता है, ये टोटल 12% PF में नहीं लगाता है ना। कमाल की बात। ये शायद आप लोगों में किसी को उतना पता नहीं होगा। बस पैसा कटता है, कुछ पैसे PF में जाते हैं, मैक्सिमम पैसे पेंशन में जाते हैं, लेकिन ये एक कैलकुलेशन कैसे होता है ये पता नहीं रहता है। चलिए इसके बारे में भी अब हम आपको बताते हैं। जैसा कि आप इस स्लाइड में देख सक रहे होंगे कि एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन है 12% बेसिक प्लस DA पे ही होता है, और जो एम्प्लॉयर का 12% होता है वो 12% को भी स्प्लिट कर दिया गया है 3.67% प्लस 8.33%। ये जो 3.67% ही है वो ही केवल एम्प्लॉय के प्रोविडेंट फंड में जाता है। बाकी का 8.33% एम्प्लॉय के पेंशन स्कीम में जाता है, जिसको एम्प्लॉय या तो 6 महीने से के बाद निकाल सकता है या फिर 9.6 ईयर्स तक निकाल सकता है। उसके बाद वो विड्रॉ कर सकता है। उसके बाद वो इस पेंशन के पैसे को विड्रॉ नहीं कर सकता है। ये तो हुई केवल 12% तक की बात। अब इसके अलावा भी एम्प्लॉयर का कुछ कंट्रीब्यूशन होता है, जैसा कि हम लोग देख रहे थे EDLI स्कीम। EDLI के तहत एम्प्लॉयर जो है 0.5% एम्प्लॉय का बेसिक प्लस DA
का 0.5% जमा करता है, और ईपीएफ का एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज जो कि 1.1% है, इस ये भी एम्प्लॉयर को ही देना पड़ता है। इसके साथ ही ईडीएलआई का एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज 0.01%, ये भी एम्प्लॉयर को ही देना पड़ता है। मतलब ये जो राइट हैंड साइड की तरफ आप जो कैलकुलेशन देख रहे हैं, कंट्रीब्यूशन देख रहे हैं, ये सारे एम्प्लॉयर का ही कंट्रीब्यूशन होता है ईपीएफ में। अब ये जो हम लोगों ने कैलकुलेशन देखा, ये तो देखा अप टू 15% जिसकी सैलरी है उसका जो पीएफ कटता है, जो कंपलसरी पीएफ होता है काटना अप टू 15,000 पर, उसका कैलकुलेशन है। बट इसी में मैं आपको बता देती हूँ, अगर किसी की सैलरी 15,000 से ऊपर है और एम्प्लॉय चाहता है कि वो उसका भी पीएफ कटे, वो अपने एम्प्लॉयर को बोलेगा, और तब उस केस में एम्प्लॉय का जो 12% बेसिक प्लस डीए होगा और एम्प्लॉयर का जो 12% बेसिक प्लस डीए होगा, ये दोनों मतलब टोटल 24% चला जाता है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में। यहाँ पेंशन स्कीम का कोई बात ही नहीं रहता है, मतलब यहाँ पेंशन में उसका कोई पैसा, एक भी पैसा जमा नहीं होता है जिसका मोर देन 15,000 सैलरी रहती है उसके। चलिए कुछ और फैक्ट्स के बारे में देखते हैं हम लोग, और कुछ फैक्ट्स के बारे में, पीएफ के बारे में जानते हैं। करेंटली जैसा कि हम लोग सब जान रहे हैं कि लॉकडाउन की वजह से हम लोग बहुत ही मुसीबत का झेल रहे हैं। तो इस लॉकडाउन की वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट ने 12% को रिड्यूस करके 10% कर दिया है मई जून जुलाई तो 2020 के लिए। मतलब इस 3 महीने में जो एम्प्लॉय का और एम्प्लॉयर दोनों का जो डिडक्ट होगा वो 12% नहीं होगा सैलरी, वो 10% ही होगा। तो जैसा कि आप लोगों ने सेकंड स्लाइड में आई थिंक देखा था कि पीएफ की क्राइटेरिया फुलफ़िल करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन को कम से कम 20 एम्प्लॉय तो रखना ही होगा, और ये एक बार फुलफ़िल हो जाने के बाद हमेशा ये एप्लीकेबल होगा, मतलब वंस एप्लीकेबल ऑलवेज एप्लीकेबल। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में 20 एम्प्लॉय काम कर रहे थे, ऑल ऑफ सडन एक एम्प्लॉय छोड़ देते हैं, तो ऐसा नहीं होगा कि वो पीएफ का लोगों का अपने एम्प्लॉय का पीएफ डिडक्शन करना बंद कर दे। उस केस अगर इसी तरह अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में कम से कम 2 एम्प्लॉय का भी पीएफ कट रहा है, तब भी उस केस में भी अगर 2 एम्प्लॉय का भी पीएफ डिडक्ट हो रहा है, तो उस केस में भी एक एम्प्लॉयर को कम से कम एक 500 रुपीज़ का एडमिन चार्ज देना ही होगा। और इसी तरह ईडीएलआई एडमिन चार्ज एक एम्प्लॉय को 200 रुपीज़ देना ही होगा कम से कम। ये कम से कम मिनिमम चार्जेस है। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा हो रहा है कि पहले कभी किसी एम्प्लॉय का पीएफ डिडक्ट हो रहा था, बट अभी किसी भी एम्प्लॉय का डिडक्ट नहीं हो रहा है। मे भी पॉसिबल कि एम्प्लॉयज़ की सैलरी 15,000 से अधिक है और एम्प्लॉयज़ नहीं चाहते हैं कि मेरा पीएफ डिडक्ट हो। तो इस केस में भी चूँकि एक बार पीएफ डिडक्ट होना स्टार्ट हो गया था किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो कम से कम उनको अगर अभी नहीं भी डिडक्ट हो रहा है पीएफ, तब भी इस केस में भी उन्हें कम से कम 75 रुपीज़ एडमिन चार्जेस देनी ही होंगे, और ईडीएलआई एडमिन चार्ज कम से कम 25 रुपीज़ देने ही होंगे। ये अगर एक भी एम्प्लॉय का नहीं डिडक्ट। तो ये हम लोगों ने अब तक जाना है कि पीएफ के बारे में, पीएफ किसे कहते हैं, इसमें क्या क्या स्कीम्स है, इसके जो कैलकुलेशन होते हैं डिडक्शन के वो कैसे होते हैं, अभी क्या चल रहा है, क्या नया रूल्स चल रहा है जो 3 मंथ के लिए चल रहा था। ये सारी चीज़ हम लोगों ने एक कह सकते हैं एक इंट्रोडक्टरी पार्ट, ये एक इंट्रोडक्शन की तरह का पार्ट है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि पेंशन स्कीम किसे कहते हैं, ये कब लागू किया गया था, ये क्यों लागू किया गया, और पेंशन स्कीम के तहत एम्प्लॉय विड्रॉ कैसे कर सकते हैं पैसा, कैसे उनको पेंशन मिलेगा, किस तरह से, ये सारी चीज़ हम लोग देखेंगे बट नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से रहिए। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जितने भी अपडेट्स हो आप लोगों तक आसानी से पहुंच जाए, और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिए। थैंक यू। बाय।